and today in this video we are going to study the chapter 1 of class 12 political science, Cold War era and non-aligned movement. So ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस पार्ट में हम सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो है व्हाट इज कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर क्या है. दो सुपर पावर्स थी, यूएस और यूएसएसआर. इन दोनों के बीच में जितनी भी टेंशंस थी, जितने भी कन्फ्रंटेशंस थे, यानी कि जितना भी बार इनका आमना सामना हुआ, इनमें टकराव हुआ और थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसे कोल्ड वॉर की स्थिति कहते हैं. कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद शुरू हुई थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुई थी? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए थे, उसकी दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसकी वजह से जापान को सरेंडर करना पड़ गया और यूएस जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत गया. अब जो हिरोशिमा और नागासाकी इन दोनों सिटीज पर बॉम्ब्स गिराए गए थे, उनको कुछ कोड दिया गया था. जब भी कोई वॉर जैसी स्थिति होती है या फिर टेररिस्ट ग्रुप किसी कंट्री पर अटैक करने वाला होता है तो कुछ कोड्स को यूज किया जाता है. जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिराए गए तो उनके लिए कुछ कोड्स यूज करे थे. हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया उसके लिए यूज करा लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में बॉम्ब गिराया उसके लिए यूज करा फैट मैन. इस फैट मैन को सब जानते होंगे. एक्चुअल में वैसे जो हिरोशिमा और नागासाकी थे वो कुछ इस टाइप से दिखते थे, ठीक है. और जैसे ही इन पर बॉम्ब्स गिरे वैसे ही जापान की कंडीशन बहुत खराब हो गई और जापान वॉर को जारी नहीं रख सका, जिसके कारण उसने सरेंडर कर दिया. अब यूएस की इस एक्ट को, जो यूएस ने जापान पर बॉम्ब गिराए थे, दो तरीके से देखा गया. कुछ लोग यूएस के सपोर्ट में थे और कुछ यूएस का विरोध करने लगे. यूएस को क्रिटिसाइज कौन कर रहा था? लोगों ने क्या कहा कि यूएस ने खामा में जापान के ऊपर बॉम्ब्स गिरा दी. इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी अब जापान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो वॉर को कंटिन्यू रख सके, यानी कि जापान के पास इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो वॉर जारी रख सके. पर फिर भी यूएस ने उस पर बॉम्ब गिरा दिया, जिसकी वजह से और ज्यादा नुकसान हो गया. और साथ ही साथ लोगों ने ये भी बोला कि यूएस ने जापान पर बॉम्ब्स इसलिए गिराए थे क्योंकि वो यूएसएसआर के आगे अपनी धाक जमाना चाहता था. मतलब कि वो यूएसएसआर को ये दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा सुप्रीम हूँ और मेरे में ज्यादा पावर है, और देखो मैंने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके वॉर जीत ली. और जो यूएस के सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या बोला कि यूएस ने जापान पर बॉम्ब्स इसलिए गिराए थे क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया था यूएस को और बाकी जितनी भी लोग लड़ रहे थे. तो वॉर को जल्दी से खत्म करने के लिए एक ही उपाय था और वो क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराओ और जल्दी से बात खत्म करो. अब चाहे जो भी मोटिव था यूएस का, कुल मिला के एक जो रिजल्ट आया वर्ल्ड के आगे वो क्या था कि दो सुपर पावर्स इमर्ज हुई, यूएस और यूएसएसआर. अब ये दोनों पावर्स, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इसलिए इनका कोल्ड वॉर हुआ. हॉट वॉर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि जब दो दुश्मनों के पास, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो हॉट वॉर होना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है. उसकी संभावना नहीं होती क्योंकि पता है न्यूक्लियर वेपन से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि उसकी कोई भरपाई ही नहीं की जाएगी. मतलब ऐसी कोई जीत नहीं है कि जिसकी कीमत पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को चला दिया जाए, ठीक है. इसलिए यूएस और यूएसएसआर की हमेशा कोल्ड वॉर ही रही, हॉट वॉर नहीं हुई. और इसका एक रीजन और भी है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस. ये आपके एग्जाम में आता है कि यूएस और यूएसएसआर में हमेशा कोल्ड वॉर रही, हॉट वॉर की स्थिति क्यों नहीं हुई? लॉजिक ऑफ डिटरेंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि जहां पर आपको पता है कि अगर आप कोई काम करोगे तो उसका रिजल्ट इतना ज्यादा खराब होगा कि वो बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है और आपसे वो रिजल्ट बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप उस काम को करना अवॉइड करते हो. यही दोनों सुपर पावर्स ने करा. इनके आगे भी डिटरेंस का लॉजिक था, यानी कि दोनों सुपर पावर्स को पता था कि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और अगर ये यूज करे गए तो इसका रिजल्ट बहुत घातक सिद्ध हो सकता है. और दोनों सुपर पावर्स के पास इतनी शक्ति है कि अगर एक ने अटैक कर भी दिया तो दूसरे के पास फिर भी इतनी पावर रहेगी कि वो बराबर पावर से अटैक कर उसको खत्म कर दे, ठीक है. इस वजह से कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई. अब कोल्ड वॉर, अब ये डिटरेंस की वजह से दोनों सुपर पावर्स के बीच में हॉट वॉर तो नहीं हुई, यानी कि युद्ध की स्थिति तो टल गई, पर फिर भी दुश्मनी नहीं टली. दोनों सुपर पावर्स कोल्ड वॉर के जरिए एक दूसरे से राइवल जो है वो रखते रहे, ठीक है. और जब दो सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो ये दो कंट्रीज की लड़ाई नहीं है कि अगर लड़ाई हो भी गई तो लड़ाई कर ली, मतलब वॉर कर ली, दोनों कंट्रीज ने आपस में भिड़ गए और लड़ाई खत्म कर ली. नहीं, जहां दो सुपर पावर्स की लड़ाई होती है वहां उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर वेपन वाले वो देश हैं, कंट्रीज हैं. तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बहुत तरीके से वर्ल्ड में, दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से समझें. तो कोल्ड वॉर के कुछ मिलिट्री फीचर्स भी थे. वो क्या थे कि दोनों कंट्रीज, दोनों ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबली
बिहेव करें, यानी कि अपनी जिम्मेदारी समझें कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उन्हें बहुत तरीके से अपनी पावर को सही लेवल पर यूज करना पड़ेगा। और किस सेंस में कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में फाइट हो रही है और वॉर को दो सुपर पावर्स अवॉइड करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और दोनों सुपर पावर्स ने करा भी, और ये वर्ल्ड के लिए बहुत रिलीफ की बात थी। दुनिया को इससे बहुत ज्यादा एक तसल्ली मिली, और वो क्या थी कि बहुत हैवी अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होने से बच गई। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की, जो है द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, यानी कि दो सुपर पावर्स का जन्म होना, उनका इमर्ज होना। अब दो सुपर पावर्स थी, अब उनके अंदर लालच भी था कि जितना भी उनका एरिया है उसको बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उनके अंडर आए, उनके फॉलोअर्स बढ़ें, और उनका जो पावर है, उनकी जो मतलब पावर है वो एक्सपैंड हो, मतलब बढ़ती चली जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से सुपर पावर्स जो थी उनको अलायंस सिस्टम कहा जाता था। अलायंस यानी कि संगठन। अब जो लोग तुमसे फ्रेंडली हैं, मतलब तुम्हारा उनसे दोस्ती का नाता है, तो वो तुम्हारे ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दो अलायंस सिस्टम थे, एक यूएस का और एक यूएसएसआर का। जो यूएस से फ्रेंडली थे वो यूएस के ग्रुप में थे, और जो यूएसएसआर से फ्रेंडली थे वो यूएसएसआर के ग्रुप में थे। ठीक है, अब ये जो एलीज होती थी, एलीज यानी कि जो उनके फ्रेंड टाइप होते हैं या उनके चेले टाइप होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनका क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो सुपर पावर है उससे बंधे रहें और हमेशा उसी की प्रोटेक्शन में रहें, मतलब उसी को फॉलो करते रहें, ताकि दूसरी जो सुपर पावर है और जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो उसके ग्रुप में आते हैं उनसे अलग रहने के लिए अपनी सुपर पावर से बहुत ज्यादा रिलेटेड रहें और कनेक्टेड रहें। अब बात ये आती है, ये जो स्मॉल पावर्स थी, छोटी छोटी स्टेट्स और कंट्रीज, मतलब ये क्यों आती थी सुपर पावर्स के ग्रुप में, या इनका ग्रुप को क्यों ज्वाइन करती थी? इनको भी तो कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा ना, मतलब की दुनिया है भाई, अब मतलब के लिए एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं। तो ये जो स्मॉल स्टेट्स थी इनको सुपर पावर से क्या चीज मिल रही थी? पहली चीज तो इनको एक प्रॉमिस मिलता था, यानी कि वादा मिलता था कि अगर कोई दुश्मन इन पर अटैक करेगा तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करेगी वो कौन प्रोवाइड करेगी? सुपर पावर। सुपर पावर इनकी हेल्प करेगी, अगर इन्हें कोई भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली अगर इन्हें कोई हेल्प चाहिए तो सुपर पावर्स इनकी हेल्प के लिए आएंगी। और साथ ही साथ अगर कोई कंट्री है तो उसको 3-4 चीजों से डर रहता है। पहला, उसकी इकोनॉमी हमेशा सुधरी रहे, दूसरा, वो हमेशा सुरक्षित रहे, सिक्योरिटी उसकी मेंटेन रहे, बरकरार रहे, और तीसरा, अगर उसके साथ किसी से कोई दुश्मनी वगैरह हो जाती है तो वॉर वगैरह या कोई भी चीज इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, और इन तीनों चीजों के लिए सुपर पावर्स इन स्मॉल स्टेट्स को हेल्प कर रही थी। तो ऑब्वियसली भाई स्मॉल स्टेट्स को जब मिल रहा है फायदा तो वो तो इनको ज्वाइन करती, तो इसलिए स्मॉल स्टेट्स ने इन सुपर पावर्स को ज्वाइन किया था। अब इन सुपर पावर्स में बहुत सारी इनके अंडर कंट्रीज आती थी और उन कंट्रीज का ग्रुप था। सबसे पहले ये जो डिवीजन हुआ था, ये जो भाग हुआ था वर्ल्ड का, मतलब पूरी दुनिया का दो पार्ट्स में, यूएस और यूएसएसआर के अंडर ये जो दो कैंप्स बने थे, सबसे पहले इसका डिवीजन कहाँ पे हुआ था? यूरोप में। यूरोप में जितनी भी वेस्ट यूरोप की कंट्रीज थी वो सारी यूएस के अंडर आ गई, और जितनी भी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी वो सारी यूएसएसआर के अंडर आ गई। इसका नतीजा क्या रहा कि यूएस को वेस्टर्न अलायंस के नाम से बोला जाने लग गया और यूएसएसआर को ईस्टर्न अलायंस के नाम से बोला जाने लग गया। अब अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप की, तो वेस्टर्न यूरोप में आपकी कंट्रीज आती हैं जैसे कि स्पेन और इटली, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। और अगर हम बात करें आपकी यूएसएसआर की, तो उसके अंदर उस टाइम पर कौन सी कंट्रीज आती थी? जैसे कि रोमानिया, बल्गारिया, ये सारी। ठीक है, तो अब ये जो यूएस और यूएसएसआर है, इनका जो पहला डिवीजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूरोप में। अब यूरोप मतलब इनका पहली ऐसी जगह थी जहां पर यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, एक यूएस की तरफ की और एक यूएसएसआर की तरफ की। ठीक है, अब इनका जो समूह बना है, इनका जो ग्रुप बना है, अगर क्लास में आप लोगों का कभी कोई ग्रुप वगैरह बनता है तो आपके गैंग की एक अलग पहचान होती है ना, आप अपनी गैंग को एक अलग नाम देते हो, भाई हमारे गैंग का ही नाम होना चाहिए कूल बडीज या ऐसा कुछ भी, मतलब। तो भाई नाटो मतलब यूएस ने भी अपने ग्रुप को एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? वो नाम था नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कब बना था? अप्रैल 1949 में। अब भाई नाटो नाम क्यों दिया? क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वो अमेरिका के पास है, तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अभी जो नाटो था इसके अंदर 12 स्टेट्स थी जब ये साइन हुआ था उस टाइम पर। इस नाटो के ग्रुप के अंदर 12 स्टेट्स आती थी, नॉर्थ अमेरिका की और यूरोप की कंट्रीज। अब इनका एक प्रिंसिपल था, एक इनका पर्पस था, वो क्या था?
एक सिद्धांत टाइप मतलब। और वो क्या था कि जितनी भी कंट्रीज हैं इस ग्रुप के अंदर आती है, नाटो वाला जो ये ग्रुप है इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, अगर इनमें से किसी एक पर भी किसी ने अटैक कर दिया तो वो अटैक सब पर माना जाएगा और सारे लोग मिलकर उस अटैक का जवाब देंगे। ठीक है, मतलब वही बात हो गई भाई कि अब क्लास में कोई दो डॉन टाइप है, तो एक डॉन ने कह दिया कि मेरे अंदर जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर उन्हें किसी ने कुछ कह दिया तो सारे मिलकर जवाब देंगे। तो क्यों ही तो दूसरा बंदा कोशिश करेगा कि उस कंट्री या उस स्टेट पर अटैक करे, जब पता है कि फिर जो सामने से जवाब आएगा वो 12-13 स्टेट्स मिलके देने वाली है। तो ऑब्वियसली अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली संगठन था ये नाटो। ठीक है, और साथ ही साथ अब भाई यूएस और यूएसएसआर टक्कर के दुश्मन है। यूएस कुछ करेगा तो यूएसएसआर कैसे बिना कुछ करे पीछे रह जाए। यूएस ने बनाया अपना एसोसिएशन, अपना ग्रुप, तो यूएसएसआर ने भी बना दिया। जो यूएसएसआर का ग्रुप था उसका नाम हो गया वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट क्यों? क्योंकि यूएसएसआर के अंडर एक कंट्री आती है जो कि है पोलैंड। ठीक है, मतलब ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है ये। तो पोलैंड के अंदर एक सिटी है, अंदर मतलब पोलैंड के अंदर, उसका नाम है वार्सो। तो वार्सो में इनका ये जो पैक्ट था साइन हुआ था, तो इसलिए इसका नाम वार्सो पैक्ट बन गया। ये कब बना था? 1955 में, और ये यूएसएसआर इसको चलाता था वार्सो पैक्ट को। ठीक है, तो अब दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के नाम भी हो गए, एक का नाम वार्सो पैक्ट हो गया, एक का नाम नाटो हो गया। ठीक है, अभी जो इंटरनेशनल अलायंसेस होते थे, यानी कि अलग अलग कंट्रीज को अपने ग्रुप में जो ये जोड़ते थे, दोनों सुपर पावर्स, ये किस आधार पर जोड़ते थे? पहला तो कि अब कैलकुलेट करते थे। क्या कैलकुलेट करते थे? कि दूसरे के पास कितनी स्टेट्स हैं, मतलब दूसरे के ग्रुप में कितनी स्टेट्स आती है, मेरे में उससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर ये बरकरार रखना चाहते थे इनके अंदर जितनी स्टेट्स आती है वो हमेशा रहें, अब बाहर मतलब कहीं दूसरे से प्रभावित होकर उसके टीम में ना चले जाए। ठीक है, तो ऐसा ही एक हमें एग्जाम्पल मिलता है। वो क्या है कि यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप में आर्मीज को भेज दिया था। ठीक है, ताकि उसका दबदबा बना रहे और जो ईस्टर्न यूरोप है वो यूएस के साथ जाकर मिल ना जाए। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करें तो यूएस और यूएसएसआर में से जो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स ने और भी बहुत सारे अलायंसेस बनाए, यानी कि और भी बहुत सारे संगठन बनाए। सिर्फ नाटो ही नहीं बनाया, और भी बनाया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी बनाया उसने। तो एक तो थी उसकी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीटो, और एक थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेंटो। तो इट्स लाइक यूएस की 3 अलायंसेस थे, नाटो, सीटो, सेंटो। तो ऐसे नाटो, सीटो, सेंटो, बाकी सबको रहने दो इस टाइप से। ठीक है, अब यूएस ने और अलायंसेस बना लिए, तो अब यूएसएसआर भी तो बनाएगा अलायंसेस। तो यूएसएसआर ने भी और भी अलायंसेस बना लिए। और वो कैसे? यूएसएसआर ने जो है नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक, इन तीनों से अपने जो रिलेशन थे वो और क्लोज कर लिए। अब भाई हम बात करें, ये जो कोल्ड वॉर थी इसका नतीजा क्या था? कि कोल्ड वॉर की वजह से वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, 2 भाग हो गए थे, एक यूएस का, एक यूएसएसआर का। ऐसे में क्या हो रहा था कि जो कंट्रीज गुलाम थी किसी दूसरी कंट्री की, तो वो अब इंडिपेंडेंट हो रही थी। अब हम बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1945 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। ठीक है, 1945 के बाद। और हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पर ही बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, आजाद हो रही थी। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन था? अब जैसे इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ठीक है, वैसे ही फ्रांस भी किसी को रूल करता था। तो अब जब ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई तो इनके पास ऑप्शन क्या थे? या तो इनमें से ये यूएस को ज्वाइन कर ले या यूएसएसआर को ज्वाइन कर ले। एक तीसरा इनके पास ऑप्शन भी आया, वो क्या था? नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कि नॉन अलाइंड का मतलब होता है किसी को भी ज्वाइन ना करना, ना ही यूएस को ना ही यूएसएसआर को। एक तीसरा ही ऑप्शन होता है वो। ठीक है, तो ये जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, यानी कि कॉलोनियल रूल से जो कंट्रीज बाहर निकल कर आ रही थी, उनसे आजाद हो रही थी, उन कंट्रीज के पास एक थर्ड ऑप्शन भी था जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने जान लिया कि स्मॉलर स्टेट्स जो थी, छोटी छोटी स्टेट्स, वो सुपर पावर से क्यों रिलेटेड रहती थी, उनका अपना एक पर्पस था, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते थे। साथ ही साथ हम बात करें तो सुपर पावर्स को क्या जरूरत थी इन स्मॉल स्टेट्स की, इन छोटी छोटी स्टेट्स की सुपर पावर्स को क्या जरूरत थी? सुपर पावर्स के पास तो भाई इतनी सारी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इतने सारे वेपन्स हैं, इतने सारे पैसे हैं, इतना सब कुछ है। तो सुपर पावर्स को भी क्या जरूरत रहती थी? पहली चीज तो वाइटल रिसोर्सेज, यानी कि जैसे कि ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए। तो इन रिसोर्सेज के लिए उन्हें इन छोटी स्टेट्स पर निर्भर रहना पड़ता था।
जब हमने बात करी थी कि यूएसएसआर ने अपने अलायंसेस बढ़ाए, अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे, तो किस किस के साथ करे थे? नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक। तो इराक से उसको ऑयल जैसे मिनरल्स मिल रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ उनकी लोकेशन यानी कि जैसे कि क्यूबा था, क्यूबा हमने बात करी थी यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के कितने पास था। तो एक तरीके से क्यूबा इन्वेस्टिगेट करता रह सकता था ना वहां पर रहकर कि कहीं यूएस को षड्यंत्र तो नहीं रच रहा यूएसएसआर के खिलाफ, इस तरह से। और साथ ही साथ जो जितने भी वेपन्स होते थे या ट्रूप्स होती थी, आर्मी वगैरह, उन सब की हेल्प भी मिलती थी स्मॉलर स्टेट्स की वजह से। स्मॉलर स्टेट्स अपने कुछ लोग दे दें सेना में जाने के लिए, यूएसएसआर की तरफ से लड़ने के लिए, इस तरह से। और साथ में इन्हें मिलते थे इकोनॉमिक सपोर्ट जैसे कि अगर कोई वॉर वगैरह हो रही है या जितने भी खर्चे हो रहे हैं तो सारी स्मॉलर स्टेट्स मिलकर उसका फंड वगैरह दे दें, इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके की हेल्प करती थी स्मॉलर स्टेट्स इन सुपर पावर्स की। और साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल रीजंस किस तरह से, यानी कि कौन सा देश, यानी कि कौन सी सुपर पावर है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे यानी कि उसी की जो तरीका है देश को चलाने का, अपने एरिया को चलाने का और डेवलप करने का, वो ज्यादा अच्छा है। तो एक तरीके से जितने ग्रुप्स होंगे, जितनी स्टेट्स होंगी एक ग्रुप के अंडर, उस ग्रुप की जो तरीका है, पॉलिसीज है, आइडियोलॉजी है, वो ज्यादा अच्छी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि एरेनास मतलब कुछ एरियाज जहां पे कोल्ड वॉर की चीजें हुई। जैसे कि हम बात करें क्यूबा की, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो क्यूबा एक ऐसी प्लेस बन चुकी थी जहां पे यूएस और यूएसएसआर टकराने वाले थे आपस में, उनमें कुछ ज्यादा लड़ाई होने वाली थी पर वो रह गई। तो एक वो एरिया था। ऐसे और भी कई जगह थी जहां डायरेक्ट वॉर नहीं हुई पर कुछ शूटिंग वॉर्स हुई थी कि यूएसएसआर की ग्रुप की एक स्टेट में और यूएस की ग्रुप की एक स्टेट में आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई। जैसे कि कोरिया में हुई थी 1950 से 1953 में, बर्लिन में हुई थी वॉर, ऐसे ही कॉन्गो में हुई थी, और भी ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पर ऐसी थोड़ी बहुत शूटिंग वॉर्स हो गई थी। अब इन शूटिंग वॉर्स का रिजल्ट क्या था कि दोनों साइड की जो स्टेट्स थी वो पीछे हटने को रेडी नहीं थी, मतलब बराबर एक दूसरे से शूटिंग वॉर करे जा रही थी और बिल्कुल रुकना नहीं चाहती थी। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। नुकसान कैसे कि जो मतलब लोगों की लाइफ थी वो बहुत ज्यादा डेंजर में आ गई और बहुत ज्यादा लोग मारे गए। वियतनाम में, अफगानिस्तान में जितने भी एरियाज यूएस और यूएसएसआर के ग्रुप्स के और जितनी भी जगह पर लड़ाई हुई वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ अब भाई दो सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई हो रही है, अब लड़ाई तो होती रहेगी, अब इनके बीच में कोई मीडिएटर भी तो चाहिए जो थोड़ी बहुत इनकी लड़ाई को सॉर्ट आउट करवाए, कुछ सुलझवाए मामले को। तो इंडिया से थे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि कोरिया में जब वॉर हुई थी, यूएस और यूएसएसआर की कोरिया में जब वॉर हुई तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने एज अ मीडिएटर काम करा और उस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करी और शांति की स्थापना करने की कोशिश करी, मतलब टू स्टैब्लिश पीस एंड टू अवॉइड द कोल्ड वॉर। और साथ ही साथ बात करें कॉन्गो में जो वॉर हुई थी वहां पर यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने हेल्प करी थी कि वॉर का जो मामला है थोड़ा सुलझने में। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आज आप अपडेटेड रहते हैं तो थोड़ा पता होगा। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज, मतलब 200 से ऊपर कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को थोड़ा बहुत हेल्प करता है, सजेशन देता है और कुछ उनके लिए रूल्स बना देता है जो भी उसके मेंबर्स हैं। आगे एक चैप्टर भी है इसके बारे में, ठीक है। अब सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएटर्स हैं बीच में, पर जब तक एक्चुअल में दो लोग राजी नहीं होंगे कि वो लड़ाई सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो लड़ाई कैसे सॉर्ट आउट होगी। अब कोल्ड वॉर हुई क्योंकि हॉट वॉर में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स थे तो युद्ध तो टल गया, पर दुश्मनी तो फिर भी बरकरार रही। तो अब दुश्मनी भी कैसे मिटे। अब दोनों जो सुपर पावर्स थी, अब उनके बीच में इतनी सारी कोल्ड वॉर थी, मतलब इतनी सारी उनके बीच में दुश्मनी थी, तो जाहिर सी बात है दोनों पावर्स हमेशा रेडी रहती थी कि हो सकता है दूसरी पावर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो, कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही हो कि हम अटैक करने वाले हैं या वो अटैक करने वाले हैं। और हमेशा वो अपने सैन्य बल के साथ, मिलिट्री के स्टॉक के साथ, आर्म के स्टॉक के साथ हमेशा रेडी रहते थे कि कभी भी उन्हें युद्ध करना पड़ सकता है। तो इस बात का डर हमेशा
दोनों सुपर पावर्स में बना रहता था। और ये भी हो सकता है कि या तो ये हो जाए कि एक सुपर पावर सोच ले कि दूसरी सुपर पावर के पास ज्यादा वेपन्स है, वो उस पर अटैक कर सकता है, उससे पहले मैं अटैक कर दूं। या फिर कोई सुपर पावर ये सोच ले कि वो मुझ पे अटैक करने की सोच रहा होगा, सस्पिशन, एक संदेह की भावना होती है कि शक होता है, तो शक हो रहा हो दूसरी सुपर पावर को कि मेरे पे अटैक करने वाली है, तो मैं अटैक कर देता हूँ या मैं भी कुछ प्लानिंग कर लेता हूँ। और साथ ही साथ दोनों सुपर पावर्स में ये भी हो सकता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो किसी का न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह गलती से कोई दुर्घटना हो जाए और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए, तो वो ये सोचें कि जो दूसरी सुपर पावर है उसने ये षड्यंत्र रचा था हमारे खिलाफ और उन्होंने ये न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर क्या कहते हैं, और उन्हीं की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे यहाँ पर फूट चुका है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के दिमाग में उनके भ्रम रहते थे कि हो सकता है लड़ाई हो जाए या कुछ भी उनके बीच में आपस में। तो इस वजह से दोनों सुपर पावर्स ने क्या डिसाइड करा कि वो कुछ इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि लड़ाई ना हो, उन्होंने आर्म्स कंट्रोल करने की कोशिश करी, यानी कि अपने सैन्य बल को थोड़ा कम करने की कोशिश करी। उनके पास जितने भी वेपन्स थे उनको लिमिट करने की और एलिमिनेट करने की कोशिश करी कि अपने जो वेपन्स हैं उनको वो कम करें, दोनों सुपर पावर्स मिलकर, ताकि किसी के भी प्रति दूसरे में कोई दिमाग में शक ना रहे कि ये अटैक कर सकता है, अटैक करने वाले हैं, हो सकता है जो हमारे यहाँ हुआ हो उसके रिस्पॉन्सिबल ये हैं। तो इस तरह से दोनों सुपर पावर से मिलकर कुछ ट्रीटी साइन करी, 3 एग्रीमेंट साइन करे। वो क्या थे कि जितने भी वेपन्स हैं उनको कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या क्या थे, एक लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABMT और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वहां पर ध्यान से कवर हो जाएगा ये, इसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। और साथ ही में इन्होंने और भी बहुत सारी ट्रीटीज और बहुत सारी पॉलिसीज आपस में साइन करी ताकि दोनों में एक आर्म्स कंट्रोल रहे, यानी कि जितने भी वेपन्स हैं वो ज्यादा बढ़े ना और फिर कंपटीशन ना बन जाए कि वेपन ज्यादा कौन बढ़ाता है, और दोनों के बीच में सारी बातें नॉर्मल रहे, पीसफुल तरीके से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, सो यहाँ तक 4th पार्ट तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आगे के पार्ट्स, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ इस वीडियो का भी एक माइंड मैप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड यस, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑन ट्विटर एज वेल। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।